Namaste. I welcome you all in our today's discussion on classification among banks, Unit 5.3 of our subject BRBL. आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ चैट बॉक्स सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज़ थर्ड सेशन ऑन दिस यूनिट। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर प्रीवियस डिस्कशंस में अगर पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो एक बार उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख लीजिए ताकि आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे पेमेंट बैंक्स के लिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेमेंट बैंक? in order to in order to promote financial inclusion in the country, RBI issued the payment bank guidelines based on the recommendations of the Nachiket More Committee wide circular dated 14th November 2014. So इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए आरबीआई ने पेमेंट बैंक की गाइडलाइंस इशू कर दी। लेकिन उसके लिए बेस क्या था? बेस्ड ऑन द नचिकेत मोर कमिटी रिपोर्ट। सो नचिकेत मोर कमिटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकमेंडेशंस आरबीआई हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट बैंक्स? These guidelines are issued with the objective of setting up of payment banks and subsequently issued the prudential guidelines via their circular dated 6th October 2016. इट मीन्स 2014 में, नवंबर 2014 में पेमेंट बैंक के एस्टेब्लिशमेंट के लिए गाइडलाइंस इशू हो गई एंड 6 अक्टूबर 2016 के लिए जो प्रूडेंशियल गाइडलाइंस जो पेमेंट बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है उसके बारे में डिटेल सर्कुलर इशू किया गया। Who are the eligible promoters in payment bank? Existing non-bank prepaid payment instrument issuers। तो एट दैट टाइम जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने वाली एंटिटीज थी, दे वेर एलिजिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पेमेंट बैंक। In addition to that, other entities such as individuals or professionals, non-banking financial companies, that is NBFCs, corporate business correspondents, mobile telephone companies, etc., that are owned and controlled by the residents. That is one of the criteria, that are owned and controlled by the residents and public sector entities may apply to set up the payment banks. Who are eligible promoters? फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटिटीज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती थी, दे वेर एलिजिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक। इन एडिशन टू दैट, any individual or professional can become the promoter, or NBFCs can establish the payment banks, and corporate business correspondents are also eligible। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या थी? They are mobile telephone companies that are owned and controlled by the residents। जो इंडियन रेसिडेंट्स की जो मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हैं, उस दे वेर entitled for establishment of payment banks। So these were the eligible entities for establishment of payment banks। A promoter or promoter group can have a joint venture with an existing scheduled commercial bank to set up a payment bank। Means scheduled commercial bank and कोई एक प्रमोटर, वो दोनों जॉइंट वेंचर भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। Third category is promoters should have a sound track record of professional experience for at least a period of 5 years in order to be eligible to promote payment banks। It means अगर किसी को पेमेंट बैंक एस्टेब्लिश करनी है तो उनको कम से कम 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की जरूरी है। What are the scope of activities?
स्कोप ऑफ एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? द मैक्सिमम बैलेंस होल्डिंग लिमिट पर इंडिविजुअल कस्टमर at the end of the day has undergone a revision to rupees 2 lakhs from rupees 1 lakh earlier, while notification dated 8 April 2021 मीन्स 8 अप्रैल 2021 के बाद पेमेंट बैंक में इंडिविजुअल अपने सेविंग अकाउंट में या अपने अकाउंट में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का बैलेंस होल्ड कर सकते हैं. Individual customer can hold closing balance of rupees 2 lakhs, that is the maximum ceiling since 8 April 2021. This is very important from examination point of view. Issuance of ATM and debit cards. So पेमेंट बैंक्स ATM कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स इशू कर सकती है, लेकिन they cannot issue credit cards. It's very important thing to keep it in mind. पेमेंट बैंक्स ATM कार्ड्स इशू नहीं कर सकती है. मीन्स व्हाट इज देयर स्कोप ऑफ एक्टिविटी? इन पेमेंट बैंक इंडिविजुअल अपने अकाउंट में एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं. अपने डिपॉजिटर्स के लिए पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड इशू कर सकती है, एटीएम कार्ड इशू कर सकती है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं. पेमेंट बैंक कैन बिकम ए बैंकिंग करस्पॉन्डेंस एंड ऑफ अनदर बैंक सब्जेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस ऑन बैंकिंग करस्पॉन्डेंस. सो कोई भी पेमेंट बैंक दूसरे बैंक की बैंकिंग करस्पॉन्डेंट करके काम कर सकती है. Then distribution of non-risk sharing simple financial products. Distribution of non-risk sharing simple financial products like mutual fund units and insurance product etc. इस तरह से थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी पेमेंट बैंक सेल कर सकती है. एंड हाउ जो भी फंड्स वो रेज करेंगे, हाउ विल दे डिप्लॉय इट? The payment bank cannot undertake lending activity. Again, it is very important. पेमेंट बैंक जो है वो लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स पेमेंट बैंक कैनॉट इशू क्रेडिट कार्ड, पेमेंट बैंक कैनॉट डू लेंडिंग एक्टिविटी. These are the two restrictions that has been imposed on the payment bank. Apart from the amount maintained at cash reserve ratio with reserve bank, it means पेमेंट बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपना कैश रिजर्वेशन रखना जरूरी है. इट विल बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट minimum 75% of its demand deposit balance in statutory liquidity ratio eligible government securities or treasury bills with maturity up to 1 year. See, this sentence contains 2 or 3 factors that we should remember. पेमेंट बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट होगा, जो डिमांड डिपॉजिट, नॉट टोटल डिपॉजिट, या टोटल डिपॉजिट में टाइम डिपॉजिट कंसीडर नहीं करना है. whatever may be the balance lying in their demand deposit, उसका 75% जो अमाउंट है दैट इज द मिनिमम अमाउंट. कम से कम 75% अमाउंट जो है वो एसएलआर एलिजिबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, और ट्रेजरी बिल्स विथ मैच्योरिटीज अप टू 1 ईयर, या ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करना है जिसका मैच्योरिटी 1 साल या उसके पीछे नीचे उसके कम पीरियड के लिए अवेलेबल है. So treasury bills with maturity up to 1 year or SLR eligible government securities में up to 75%, minimum 75% of the balance of demand deposit balance invest करना जरूरी है. So it can hold maximum 25% in current and time and fixed deposit with other scheduled commercial banks also for operational purposes एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट. यहाँ उन्होंने टाइम डिपॉजिट भी कंसीडर किया हुआ है. तो और जो उनको 75% मिनिमम 75% बैलेंस जो लिक्विड एसएलआर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, दे हैव कंसिडर्ड ओनली डिमांड डिपॉजिट बैलेंस, but maximum 25% balance in current and time fixed deposit with other scheduled commercial banks for operational purpose and liquidity management. How much capital is required for payment bank? The minimum paid up equity capital for payment bank shall be 100 crore. Again ये हमें ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू.
अगर कोई पेमेंट बैंक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनका मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल शुड बी ₹100 crore, and the payment bank should have a leverage ratio of not less than 3%. पेमेंट बैंक का जो लिवरेज होगा वो 3% से कम नहीं होना चाहिए. इट मीन्स उनकी जो आउटसाइड लाइबिलिटी है इट शुड नॉट एक्सीड 33.33 टाइम इट्स नेटवर्क, पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व. नेटवर्क का मतलब क्या है? पेडअप कैपिटल प्लस रिजर्व जो उनके हैं उनके 33.33 टाइम्स से ज़्यादा उनकी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए. और इन रिवर्स में वी कैन से दैट जो उनकी आउटसाइड लाइबिलिटी है उसका एटलीस्ट 3% उनका कैपिटल होना चाहिए. अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ व्हाट शुड बी द प्रमोटर्स contribution? The promoter's minimum initial contribution to paid up equity capital of such payment bank shall be at least 40% for the first 5 years from the commencement of its business. जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा उसके बाद पहले 5 साल के लिए प्रमोटर का एटलीस्ट 40% कैपिटल होना चाहिए. टोटल कैपिटल में प्रमोटर का शेयर कम से कम 40% शुरुआत के 5 साल के लिए होना चाहिए. अगेन इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर पेमेंट बैंक. Promoter banks have been prohibited from undertaking any para-banking activity except those allowed as per licensing guidelines. तो जो लाइसेंसिंग गाइडलाइंस में उनको परमिट किया है दैट पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज दे कैन कैरी आउट, लेकिन इसके अलावा और कोई भी एक्टिविटी करने के लिए उनको मनाही है, दे कैन नॉट डू दिस. So that much information is sufficient for payment bank. Now we will go to another type of banks, that is small finance bank. The name itself indicates small finance bank. Small finance bank जो है it is basically used for financing to the small business units. So basic objective of setting up of small finance bank is to further financial inclusion, या इसका पर्पस भी फाइनेंशियल इंक्लूजन रूट लेवल तक लेके जाने के लिए करना है. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन by provision of saving vehicles and supply of credit to small business units, small and marginal farmers, micro and small industries MSC, and other unorganized sector entities through high technology and low cost operation. What is the objective of setting up of finance bank? कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके पास जो सेविंग होता होगा उसको डायरेक्शन देना है, उसको ठीक तरह से यूटिलाइज करना है, सो दैट दे कैन अर्न सम इंटरेस्ट ऑन दैट, दैट सेविंग कैन बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. एंड इन एडिशन टू दैट अनदर हियर दे कैन डू द लेंडिंग. वो लेंडिंग्स किसको करेंगे? बट दे विल प्रोवाइड एडवांसेज टू स्मॉल बिजनेसेस यूनिट, small and marginal farmers, micro and small industries, and other organized sector. So what are their basic activities? एक तो एरिया में या सोसाइटी में जो सेविंग है उसको मार्केटिंग करना है, उसको गियरिंग करना है, एंड साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एडवांसेस देना है थ्रू हाई टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट ऑपरेशन. अदरवाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक फिजिबल नहीं होगा. Who are the promoters? So resident individual or professionals with 10 years of experience in banking and finance. जो इंडिविजुअल्स हो या जो प्रोफेशनल्स उनको बैंकिंग एंड फाइनेंस में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, दे कैन वर्क एज अ प्रमोटर इन स्मॉल फाइनेंस बैंक. Or companies and societies owned and controlled by residents will be eligible to set up the small finance bank. एंड अगर कोई कंपनीज या सोसाइटी स्मॉल फाइनेंस बैंक करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कंडीशन है दे शुड बी रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया. So companies and societies owned and controlled by residents will be eligible to set up small finance bank. What is the scope of activity? The small finance bank shall primarily undertake basic banking activities of acceptance of deposit and lending to
unserved and underserved sections. Again, it is one of the important criteria. There will not be any restriction in the area of operation for small finance bank. तो क्योंकि ऊपर तो in the first para we have already seen that small finance banks, the purpose of setting up of small finance bank is you are making the use of provision of saving vehicles and supply of credit to small business unit. तो स्मॉल लेंडिंग जो करते हैं दे आर डूइंग टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शंस, and there will not be any restriction in the area of operations for small finance bank. तो small finance banks कहाँ भी अपने operations conduct करते हैं उनके लिए area का restriction नहीं है. What should be the promoter's contribution? The promoter's minimum initial contribution should be at least 40% to the paid up equity capital and gradually brought down to 26% within 12 years from the date of commencement of business of the bank. So promoters को इनिशियली 40% कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड सब्सिक्वेंटली उनको 12 साल में 26% तक अपना शेयर कम करना है, अपना स्टेक 26% तक लाना है. दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन इन स्मॉल फाइनेंस बैंक. Small finance banks shall be required to extend 75% of the adjusted net bank credit to the sectors eligible for classification as priority sector lending by Reserve Bank. तो उनकी जो टोटल क्रेडिट है, टोटल एडवांसेस है, टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, उसका कम से कम 75% फाइनेंस जो है वो प्रियोरिटी सेक्टर को करना जरूरी है. So SFBA shall, small finance bank shall be required to extend 75% of its adjusted net bank credit. तो उनका adjusted net bank credit है, उनका at least 75% advances जो है वो priority sector में करना चाहिए. What is the further condition in this? At least 50% of the loan portfolio should constitute loans and advances up to 25 lakhs. टोटल जो लोन पोर्टफोलियो है उसका कम से कम 50% लोन पोर्टफोलियो जो है वो दैट कंस्टिट्यूट लोन्स एंड एडवांसेस अप टू 25 लाख. इट मीन्स स्मॉल फाइनेंसेस ज़्यादा होना चाहिए एंड दैट इज द रीजन इन द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इट इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक. Again, these two conditions are very important for us from examination point of view. Now we will go for the third type of banks, that is local area banks. Local area banks name itself indicates it provides services to local area for specific area which has been permitted as per the guidelines. It was decided in 1996 to allow the establishment of local area banks in private sectors. Who can open it up? Private sector can establish the local area banks, and that decision was taken in 1996, that is post liberalization era. These banks were expected to bridge the gap in credit availability and enhance the institutional credit framework in the rural and semi-urban area. In rural and semi-urban area, what is happening? एक तो वहाँ banks की availability कम है. In addition to that, all people or many people are not able to get access to the bank and they are not able to get the credit from the bank for initiating any business activities. So ये जो gap है, that gap is to be filled up by establishing local area banks in that particular area. So local area banks are expected to bridge the gap in credit availability and enhance the institutional credit framework in the rural and semi-urban areas. Consequently, LSBs have been established under the following norms. What are the norms that have been prescribed for establishment of LABs? Area of operation. Area of operation of LAB is usually restricted to maximum of 3 geographically contiguous districts with a focus on local customers predominantly in rural and semi-urban areas
so as to bridge the credit gap in these areas. It means LABs can function in three districts, three nearby या adjacent districts. एक दूसरे के साथ जो डिस्ट्रिक्ट अटैच हुए हैं ऐसे तीन डिस्ट्रिक्ट्स में वो काम कर सकते हैं. विद द पर्पस क्या है, उनका फोकस क्या रहेगा, उस डिस्ट्रिक्ट्स में जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया है वहाँ के कस्टमर्स को वो एडवांसेस दे देंगे, लेंडिंग करेंगे, ताकि जो गैप जो है वो कम हो जाएगी, या जिनको बैंक से क्रेडिट नहीं मिल रहा है उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी. सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में हमेशा एरिया ऑफ ऑपरेशन पर्टेनिंग टू LAB पूछा जाता है. So LABs can do their performance during within the three geographically contiguous district. This statement is very important. And that too maximum ज़्यादा से ज़्यादा तीन डिस्ट्रिक्ट पे होना चाहिए. Those are licensed under RBI Act 1949 and may be included in the second schedule of RBI Act 1934. So LAB जो है वो RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर उनको लाइसेंस दिया जाता है एंड दे आर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So their main function is to participate in the development of the area where they operate, mainly by offering loans and provide all other types of normal universal banking services to the local population. They are acting like a local universal bank. What is the meaning of universal bank? Which provides all types of services under one umbrella. They are eligible to provide all types of banking services to the customers within their area of maximum three nearby or adjacent districts. So this is the purpose of establishment of local area banks. आज जो हमने डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, बिकॉज दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी ऑल्सो. अभी मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है कि जैसे आपको अवगत है कि हम JIB हो या CIB, उनके सभी पेपर्स के लिए हम डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस कराते हैं. क्योंकि हम मानते हैं कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे. एंड इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपका डिसिप्लिन वे में पढ़ाई हो जाएगी, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं. साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे एंड आपके साथ वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर ऑन दिस. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. जब मैं क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आंसर के साथ कंफर्टेबल हो या अगर आप आंसर को जानते हो तो आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें कन्वे कीजिए, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकता है. So what is the maximum balance holding limit per individual customer at the end of the day for payment banks since 8 April 2021? 8 अप्रैल से पेमेंट बैंक में इंडिविजुअल कस्टमर अपने अकाउंट में कितना मैक्सिमम बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे रख सकता है. तो द करेक्ट आंसर इज 2 lakhs. Earlier, the correct answer was 1 lakh, but now the limit has been increased to rupees 2 lakhs from 8 April 2021. So B is the correct answer for our question. What is the next question? What is the primary objective of setting up of small finance bank? Small finance bank establish करने का primary objective क्या है? To provide credit only to large industries, to facilitate international transactions, to further financial inclusion through saving and credit, and to promote digital currencies.
तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को एस्टेब्लिश करने का हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि लोगों के पास या जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं या रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, कस्टमर्स हैं जिनके पास बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, दे उनका जो सेविंग रिसोर्सेज जो है दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया बाय मेकिंग लेंडिंग एक्टिविटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया टू स्मॉल एंटिटीज. So, to further financial inclusion through saving and credit is the primary objective of setting up of small business bank. So, C is the correct answer for our question. हम यहाँ जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं वी डिस्कस इट इन स्ट्रेट लैंग्वेज, ताकि यहाँ अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे. हु इज एलिजिबल टू सेटअप स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टेब्लिश करने के लिए कौन एलिजिबल हो सकते हैं? एनी इंडिविजुअल विथ अ सेविंग अकाउंट, ओनली लार्ज कॉर्पोरेशन, resident individual or professionals with 10 years experience in banking and finance. See, there are two conditions they have to complete. Firstly, they should be a resident of the country, and another thing, they should have a minimum of 10 years of experience in banking and finance. So C is the correct answer for our question. What is the next question? What is the minimum initial contribution of the promoter to paid up equity capital for payment banks for first 5 years? पेमेंट बैंक में इनिशियली प्रमोटर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए या पेड अप कैपिटल का कितने परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन प्रमोटर का होना चाहिए? तो इनिशियली प्रमोटर का जो कंट्रीब्यूशन है इट शुड बी मिनिमम 40% कंट्रीब्यूशन. सो सी इज टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ स्पेसिफिक आंसर, वो आपको पूछा जा सकता है. What is the leverage ratio that payment bank should maintain? Payment banks leverage ratio कितना मेंटेन करेंगे? What is the meaning of leverage ratio? उनका जो कैपिटल है वो उनके आउटसाइड लाइबिलिटीज के कितना परसेंटेज होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए? तो इट शुड बी मिनिमम 3% is the leverage ratio. So C is the correct answer for this question. Or otherwise we can say that उनकी आउटसाइड टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी जो है वी शुड नॉट बी मोर देन 33.33 टाइम्स ऑफ देयर पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व. सो हियर इन दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. What type of activities are payment banks prohibited from undertaking? पेमेंट बैंक्स कौन सी एक्टिविटीज नहीं कर सकती हैं? कोर बैंकिंग ऑपरेशंस, लेंडिंग एक्टिविटीज, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड ओनली सेविंग अकाउंट ऑपरेशंस. हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि पेमेंट बैंक्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है, क्रेडिट एक्टिविटीज नहीं कर सकती है, साथ साथ वो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकती है. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल गो फॉर मैच द फॉलोइंग. इसमें उन्होंने दे हैव गिवन अस 4 स्टेटमेंट and each statement is divided in 2 parts. First half part of the statement is given in column number 2 and second half part is given in column number 4 here. लेकिन column number 2 का remaining part not necessarily उसी के सामने दिया होगा. वो जो second part of the statement जो दिया हुआ है it is given either of this row. तो हमें वो ढूंढना है and we have to match it up. Now, how will we do this? इसके लिए firstly we will read all the statements, then we will try to do the exercise. So firstly we will read all the statements. So first is in case of PSB, in case of RRB, that is regional rural banks, in case of cooperative banks, and in mature financial system. So these are the part of the first part of the 4 statements. Now we will see the second part of these 4 statements. Sponsor bank holds at least 35% of the issued capital. Diverse institution catering to different segments. Maximum tenure of director of board is 8 years
and CRR should be at least 3% of its demand and time liability. अभी इसमें से मेरे को एक स्टेटमेंट तो मैं कंफर्म मानता हूँ कि रीजनल रूरल बैंक्स में स्टेट का जो है स्पॉन्सर बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है वो 35% होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होना चाहिए एंड स्टेट गवर्नमेंट का 15% होना चाहिए. If I know this answer, I am confident about that. So I can say that for option number 2, correct answer is A. So दो के लिए A कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? See, for 2 A is mentioned here. For 2 here it is not A. So it means this option is not correct. For 2 it is A, and for again 2 it is A. इट मीन्स इफ आई एम श्योर दैट दो नंबर के लिए अगर ए मेरा सही आंसर है तो मेरा बी का ऑप्शन ऑलरेडी निकल गया, कैंसिल हो गया. नाउ आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर थ्री स्टेटमेंट्स. व्हाट आर द अदर थ्री स्टेटमेंट्स? इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड इन मेच्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इसमें मेरे को मालूम है इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक डायरेक्टर का जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 8 साल तक रख सकते हैं, या ही कैन वर्क एज कंटिन्यूसली 8 years एज अ मेंबर एज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक. सो फॉर 1, C should be the correct answer. If I am sure about that, then what will happen? For 1, here C is the correct answer and here also it is option. So A has already gone because A में एक के अगेंस्ट उन्होंने B कंसीडर किया हुआ है. It means in C and D, 1 is C common, 2A is common. Now we have only two statements, that is statement number 3 and statement number 4, against which B and D are there. Now we will go for in third statement in case of cooperative bank. First option क्या है? Diverse institution catering to the different segment and CRR should be at least 3% of its demand and tabulated. So B तो C के साथ मैच ही नहीं हो पा रहा है. Then even if I know, even if I don't know, I can take a chance and I can say that in case of cooperative banks, CRR should be at least 3% of its demand and liabilities. Then remaining in mature financial system, diverse institutions catering to different segments अपने आप match हो जाता है. So for 3, D is the correct answer and 4 is the B. So C is the correct answer for this question. Normally I solve such type of question in this way क्योंकि in this way if you try to solve, आपको चार में से एक या दो स्टेटमेंट भी अगर मालूम होगा then you can solve the question completely within available time. इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह के मेथड में कंफर्टेबल हो यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज यू कैन डेवलप योर ओन मेथड ऑल्सो. सो विद दिस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन बिकॉज दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी ऑल्सो. एंड आपको अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग so that they can also participate in our discussion. They can also score good marks as what you are going to score. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस इन टाइम एंड आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मिस आउट नहीं करेंगे. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लास हमारे देखते हो एंड तभी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो उस क्वेश्चन को या क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे हमें कन्वे कीजिए. डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली. एंड विद दिस we will conclude our discussion for a day and I wish you all the best. Thank you very much.